गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स फर्स्ट यूनिट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था गोज थ्योरम के बारे में। आज हम उस गोज थ्योरम का वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो गोज थ्योरम का वेरिफिकेशन के अंदर क्या कहता है, हमें वेरीफाई करना है कि जो क्लोज्ड इंटीग्रल है वो उसके हिसाब से लिया जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लेफ्ट टू राइट चल रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है। ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी मानी। सिलेंड्रिकल बॉडी के 3 कर्ड सरफेस होंगे, एक तो इधर वाला एंड कैप का, एक इधर वाले एंड कैप का और एक इसका कर्ड सरफेस। यानी कि अगर मैं इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर देखना चाहूंगा तो इधर मिलेगा, यानी कि एन कैप हो गया इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट मैंने मानी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। ध्यान देना है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया है, 180 का। अगर मैं इसी तरह इस वाले पार्ट में चेक कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पार्ट से ऐसे निकल रही होंगी, एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, सेकंड वाले पार्ट पर 0। लेकिन थर्ड वाले पार्ट के ऊपर जब हम चेक करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर जैसे कि ये पेन है और इसके अंदर से रिफिल इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर रही है। तो जो ये वाला एरिया जो होगा इसके क्या होगा, आउटवर्ड होगा। चाहे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, डाउनवर्ड देखें, ऊपर अपवर्ड देखें। कर्ड सरफेस के अगर मैं एरिया वेक्टर लूंगा तो क्या मिलेगा, बाहर की तरफ मिल रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो तीसरे वाले पार्ट के अंदर एंगल क्या है, 90 डिग्री है। पहले वाले पार्ट में 180 डिग्री है, दूसरे वाले पार्ट में 0 डिग्री है। मैंने क्या किया, तीनों पार्ट्स का अलग अलग का फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया है। फर्स्ट वाले पार्ट का जब मैं फ्लक्स निकालता हूं तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस के बराबर होगा। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट है ई डी एस। डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोस थीटा का यूज करते हैं। मैं फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जब बात कर रहा हूं तो मैंने बताया था कि थीटा की वैल्यू क्या है, 180। तो कोस 180 तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है, -1। आपको ध्यान रखना है, कोस 180 तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है, -1। अगर मैं मान लूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस एरिया जो ये एरिया है S1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, φ1 दैट इज इक्वल्स टू -ES1। माइनस कहाँ से आया, कोस 180 की जगह से आया है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी यहाँ पर, S1 क्या है, एरिया है। ध्यान रखना है जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, यानी कि S1 और S2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अब मैं इस वाले पार्ट में फ्लक्स निकाल रहा हूँ, φ2 की वैल्यू, तो φ2 किसके बराबर हो जाएगा, ES2। और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, दोनों के बीच में एंगल 0, cos 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। कोस 0 हो गया तो क्या हो गया 1, और कोस 0 1 के बराबर हो गया तो फ्लक्स क्या हो गया, ES2। और S1 और S2 मैंने क्या लिखा, बराबर है, तो यहाँ से क्या बन गया, ES। एक ES नेगेटिव का, एक ES पॉजिटिव का, दोनों को ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्लक्स 0। अब बात करते हैं तीसरे वाले सरफेस पर। तीसरे वाले सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, E और इसका एरिया जब, एक बात आप और ध्यान दीजिए, एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर तो एंगल तो 90 डिग्री का है। कोस 90 की वैल्यू ही क्या होती है, 0 के बराबर होती है। कोस 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई। इसलिए हम इनको क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सिलेंडर सरफेस कंटेनिंग नो चार्जेज 0। जब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसके अंदर से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। अगला टॉपिक हमारे पास है डिडक्शन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गोज थ्योरम, यानी कि डिडक्शन करना है कूलम्ब्स लॉ का, कहाँ से, गोज थ्योरम से। तो गोज थ्योरम पीछे हमने पढ़ा था कि कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी ले ली, उसके सेंटर के ऊपर चार्ज ले लिया +Q, एक छोटा सा एरिया ले लिया DS, एरिया वेक्टर हो गया इधर। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगी, वो भी इधर हो गई, यानी कि R कैप की डायरेक्शन हो गई है इधर, N कैप यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हो गई इधर, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है R।
तो मैं गोज थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds निकालना चाहता हूं तो गोज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर मैं उसका इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट रखता हूं तो n कैप और r कैप दोनों के बीच में एंगल क्या है हमारे पास 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ क्लोज्ड इंटीग्रल ई ds दैट इज इक्वल्स टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ द स्फेरिकल किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई में r का स्क्वायर के बराबर होगा। तो e इंटू के अंदर 4 पाई r स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर बन गया है। और e की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो e किसके बराबर बन गया, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर मैं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर निकालना चाहता हूं, इफ अनदर पॉइंट चार्ज क्यू नॉट वर प्लेस्ड एट पी के ऊपर कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ होता, यहां पर मान लेते हैं चार्ज क्या रखा है, वो है टेस्ट नोट क्यू नोट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिए, चार्ज हमारे पास ये है, फोर्स क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, तो हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो गया फोर्स, और फोर्स का कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ही हमारे पास यही था। तो हम ये कह सकते हैं कि यही यहाँ से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन मिलता है, कूलम्ब्स लॉ का प्रूफ भी मिलता है गोज थ्योरम से। थैंक यू।